हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लोकतंत्र के बारे में, जो आपके लिए एमपीपीएससी मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें शुरू करते हैं लोकतंत्र को। तो लोकतंत्र को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जो लोकतंत्र शब्द होता है, यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में या इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी शब्द होता है, यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द कौन से? तो पहला शब्द होता है डेमोस और दूसरा होता है क्रेटिया। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जनता और शक्ति। तो हम इसको सरल भाषा में याद रख सकते हैं, जनता की शक्ति। ठीक है, तो इसका एक कंप्लीट अर्थ क्या होता है? तो इसका कंप्लीट अर्थ यह है कि लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसे प्रणाली से होता है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। शासन की शक्ति जनता के पास होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और शासन संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से करती है, और इसे ही जनतंत्र के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद रखना होगा। तो कुछ विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषाएं दी गई है। तो इसमें पहले आते हैं यूनान के अरस्तु, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है फ्रेंड, आपको याद रखना होगा। ये बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। ठीक है, तो अरस्तु ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है? तो इन्होंने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि प्रजातंत्र मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो प्रजातंत्र को बहुतों का शासन इन्होंने कहा है। आ रहा समझ में? इन्होंने क्या कहा कि प्रजातंत्र बहुत लोगों का शासन होता है, ये इन्होंने कहा है अरस्तु ने। इसके बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ठीक है, इन्होंने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी है। तो इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है फ्रेंड। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध परिभाषा है। इसमें अब्राहम लिंकन की परिभाषाएं आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा यहाँ पर बताई है। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, अब जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो इसका इतिहास कैसा रहा है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास। तो लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास की हम बात करें तो देखिए, इसमें लोकतंत्र के कुछ उदाहरण हमको कहाँ पर मिलते हैं? प्राचीन यूनान के कुछ नगरों में इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यूनान क्या है? तो यूनान वर्तमान में ग्रीक, ठीक है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, एक यूरोपियन देश है ग्रीक। ग्रीक को ही पहले कहा जाता था यूनान। ठीक है, जहाँ नगरों के स्वतंत्र नागरिक परस्पर मिलकर राजनीतिक निर्णय करते थे। तो यूनान में जितने भी राजनीतिक व्यक्ति होते थे या नागरिक होते थे, ये सभी साथ मिलकर निर्णय किया करते थे। तो राजनीतिक निर्णय ये सब लोग साथ मिलकर करते थे। और इसमें अब जो दास लोग होते थे, दास लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। और इसके बाद में जो स्त्रियां थी, तो स्त्रियों को भी निर्णय लेते समय इसमें शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद फिर सभी स्वतंत्र जन एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। ठीक है, ये जितने भी लोग होते थे, सभी सदस्य साथ बैठ जाते थे और बैठकर निर्णय लेते थे। और इसी का रूप वर्तमान में क्या है? तो इसी का रूप वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो जब साथ मिलकर निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उस समय वहां से यूनान से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बाद फिर वैदिक कालीन भारत में अगर देखा जाए, तो वैदिक कालीन भारत में सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी, और उनके भीतर भी लोकतंत्र देखा जा सकता है। क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि राजा भी जब निर्णय लेता था, तो अपनी सभा और समिति के माध्यम से निर्णय लेता था। तो यह भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जो आपको याद रखना होगा।
तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारे विश्व में ये लोकतंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि लोकतंत्र का प्रत्यक्ष संबंध 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाओं से है और ऐसी घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। तो ऐसी 3 घटना है जो आपको याद रखना है। एक तो इंग्लैंड की क्रांति, फिर अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। इन 3 क्रांति से विश्व स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत होती है। ठीक है, इसी से हम देखते हैं कि विश्व में लोकतंत्र शीघ्रता से सामने आता है और सभी लोग लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो इससे संबंधित देखिए पहली क्रांति जिसका नाम है इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति। अब इसे इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति क्यों कहा जाता है और यह क्रांति कब हुई थी? तो यह क्रांति 1688 ईस्वी में होती है और इसे गौरवमयी क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जब क्रांति हुई थी तो कोई हिंसात्मक कार्रवाई को बढ़ावा नहीं दिया था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है। यहाँ पर जब जनता मांग करती है तो राजा खुद अपना पद छोड़ देता है। ठीक है, और जो राजतंत्र था उसको खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर कोई मारकाट नहीं हुई थी, कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसलिए इसे इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब आगे देखिए इसमें कि 1688 ईस्वी से पूर्व इंग्लैंड में राजतंत्र चल रहा था, मतलब राजा का शासन चल रहा था। यहाँ पर कोई भी लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, और जो जेम्स द्वितीय था तो जेम्स द्वितीय यहाँ का राजा था। आधुनिक चिंतन की शुरुआत इंग्लैंड में होती है, आपको याद रखना है। और इस समय जॉन लॉक ये एक उदारवादी नेता थे और उदारवादी चिंतक भी थे। तो ये उदारवादी चिंतक थे और उदारवादी चिंतकों के प्रभाव से व्यक्तिवाद का विकास हो रहा था और समाज के सभी व्यक्ति निरंकुश राजतंत्र से परेशान होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने वाली शासन व्यवस्था तलाश रहे थे। इसलिए यह क्रांति संपन्न होती है। फिर धीरे धीरे ये क्रांति वहाँ पर बढ़ती है और बढ़ने के बाद में फिर जो राजा था वहाँ पर, तो राजा स्वयं अपना पद छोड़ देता है। तो देखिए इसमें आगे मैं बताता हूँ आपको। तो यह क्रांति रक्तहीन क्रांति थी। तो इससे रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई, इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, इसमें कोई लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जनमत के विरोध को देखकर राजा ने चुपचाप अपनी पराजय स्वीकार कर ली और जन समुदाय ने राजा की बेटी जिसका नाम था मेरी और उसके पति विलियम का राज्याभिषेक शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया और इस क्रांति से राजतंत्र समाप्त हो जाता है और वहां पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद राजा की भूमिका सिर्फ नाम मात्र के राज्याध्यक्ष और औपचारिक प्रधान की रह गई थी। फिर क्या हुआ, वहां पर चुनाव होने लगे, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने लगी। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ऐसे ये लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। अब इसके बाद देखिए अगली क्रांति आती है अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिका में यह क्रांति कब होती है? 1776 की बात है, 1776। ठीक है, तो यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो यह दूसरी महत्वपूर्ण घटना कहां पर घटित होती है? अमेरिका में, जो आपको याद रखना है। अमेरिका भी एक समय में इंग्लैंड का गुलाम था। आ रहा समझ में? तो अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है, गुलाम रह चुका है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर भी शासन किया था। ठीक है, और यहाँ उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक लंबा जन आंदोलन चला जिसका नेतृत्व अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। याद रखना है आपको फ्रेंड, क्योंकि ये वही जॉर्ज वाशिंगटन है जिन्होंने अमेरिका में अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति की थी या क्रांति को बढ़ावा दिया था, आंदोलन किया था। फिर इसके बाद में जब अमेरिका आज़ाद हो जाता है तो फिर जॉर्ज वाशिंगटन ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और इसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद 1776 ईस्वी में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और उसने भी लोकतंत्र को स्वीकार किया। ठीक है, फिर इसके बाद में अमेरिका में 13 अमेरिकी राज्यों की सहमति से निर्मित तथा संघात्मक ढांचे पर आधारित
अमेरिकी संविधान 1787 ईस्वी में लागू हुआ, जो अपने प्रकार का पहला लिखित संविधान था। ठीक है, और ब्रिटेन में भी संविधानवाद की शुरुआत लगभग 100 वर्ष पहले हो चुकी थी, किंतु ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं था। लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का था। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये अमेरिका का होता है और अलिखित संविधान है इसका ब्रिटेन का। तो यहाँ पर ऐसे संविधान की शुरुआत भी हुई और लोकतंत्र की शुरुआत भी हो जाती है। फिर जो जितने प्रतिनिधि होते हैं तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, और यही प्रतिनिधि कांग्रेस, वहाँ पर अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जैसे भारत में संसद कहा जाता है, और यही प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस में। ठीक है, और ये सभी आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं। इसके बाद फिर अगली क्रांति आती है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है फ्रेंड? आपको याद रखना है। तो यह 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, जिसको फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, इसमें 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस में घटित यह महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके मूल में अमेरिकी क्रांति भी एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व थी। इसका अर्थ यह है कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी तो यहाँ के लोग किससे प्रेरित हुए थे? ये अमेरिका की क्रांति से प्रेरित हुए थे फ्रांस के लोग, और फिर इसके बाद में फ्रांस में यह क्रांति होती है। ठीक है, और इस समय फ्रांस की जनता में मध्यम वर्ग का पर्याप्त महत्व स्थापित हो चुका था और वह रूसों के नेतृत्व में, ठीक है, तो रूसों के नेतृत्व में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लिए संघर्ष कर रही थी फ्रांस की जनता। गणतंत्र प्रणाली का अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूं जब हमने इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था तब। इसके बाद फिर भी आप एक बार इसका अर्थ समझ लीजिए कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो जिस देश का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसे गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, और ऐसा जो देश होता है उसे गणतंत्र देश के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, या गणराज्य भी कहते हैं। अब इसके बाद में फ्रांस का तत्कालीन राजा लुई 16वां जन आंदोलन को ठीक से समझ नहीं सका। ठीक है, और उसने जनता के स्थान पर जो कुलीन वर्ग था तथा जो पुरोहित वर्ग था उसको इसने महत्व अधिक दिया था, जिसके कारण वहां की जनता रुष्ट होने लगी थी। अब जनता जब ज़्यादा रुष्ट होने लगी तो फिर जनता ने क्या किया? आंदोलन करना शुरू किया। तो जनता ने 1789 ईस्वी से 1793 ईस्वी में इसके बीच में आंदोलन को अधिक बढ़ावा दिया और राजतंत्र मतलब मोनार्की तथा कुलीन वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक क्लास, के शासन को उखाड़ फेंका और जनता की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। मतलब यहाँ पर भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब जनता यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जो प्रतिनिधि हैं ये संसद में जाकर बैठते हैं और निर्णय लेते हैं और नीतियाँ बनाते हैं और कानून बनवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत हुई फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास लिखिए। तो आपको ये लोकतंत्र का इतिहास इस प्रकार से लिखना होगा। अब इसके बाद में देखिए 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। ठीक है, या फिर स्पेशली आपसे अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, अरस्तु की पूछी जा सकती है। फिर इसके बाद में अगर 3 नंबर में आपसे पूछें कि लोकतंत्र का ऐतिहासिक विकास, तो फिर आप क्या लिखेंगे एग्जाम में? तो आपको ये तीनों क्रांति के सिर्फ जो हेडिंग है वह हेडिंग आपको लिखनी होगी। ठीक है, उसमें आपको लिखना होगा कि लोकतंत्र के ऐतिहासिक विकास में 3 बड़ी क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था और ये 3 बड़ी क्रांति इस प्रकार है। इनके नाम लिख देना और इनके वर्ष लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन 3 बड़ी क्रांतियों के बाद धीरे धीरे विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र, उपनिवेशवाद, अधिनायक तंत्र, धर्मतंत्र और साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन होने लगे तथा जनता ने लोकतंत्र की मांग को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया और लगभग आज पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो आपको याद रखना होगा।
ठीक है। और भारत जैसे पराधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्ष भी इसी प्रक्रिया से उत्पन्न हुए थे। हमारे भारत में भी 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम भी आज़ाद हुए और आज़ादी के पश्चात हमने भी लोकतंत्र को अपनाया और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद 20वीं सदी के मध्य तक विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये हमने आपको लोकतंत्र का इतिहास यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद देखिए इसमें लोकतंत्र के उद्देश्य। तो लोकतंत्र के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखिए इसमें लोकतंत्र के उद्देश्य में पहला उद्देश्य इसका होता है कि नीति निर्माण संस्थाओं में खुली भर्ती प्रक्रिया को अपनाना। आ रहा समझ में? आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार कोई भी अगर नीति बनाती है तो उसमें खुलापन होता है, ठीक है। अब सरकार कोई भी जानकारी छुपाती नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा उद्देश्य होता है कि राजनीतिक सहभागिता के लिए नियमन किया जाए। तो आज भी हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता मतलब हमारी सरकार अब खुद अकेले कोई निर्णय लेती है क्या? नहीं, तो सबसे पूछकर या सबको जानकारी दी जाती है, इसके बाद हमारी सरकार कोई भी निर्णय लेती है। इसके बाद फिर अगला आता है राजनीतिक सत्ता के लिए प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। तो हम देखते हैं राजनीतिक सत्ता के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जिस पुराने परिवार में या फिर जो पुराने वंश थे, तो मान लीजिए कोई राजघराना था तो उसी का शासन है, तो उसी का शासन अभी तक चलता आ रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है। ये लोकतंत्र का ही कमाल है जो आज हम वर्तमान में देख रहे हैं। इसके बाद फिर राज्य के संस्थाएं, संरचनाएं और राजनीतिक प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, ये लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें व्यक्तियों तथा विविध समूहों की व्यवस्था में अर्थपूर्ण भागीदारी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में जो राजनीति है या हमारे भारत में जो भी संस्थाएं हैं, जैसे अपन विधायिका की बात करें तो विधायिका में उधर लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और राज्यों के स्तर पर विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल में राज्यों के स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद और हमारे राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये जो विधायिका होती है, तो इस विधायिका में हम देखते हैं जैसे लोकसभा है तो लोकसभा निम्न सदन होते हैं। अब लोकसभा में जब निम्न सदन होता है तो इसमें वहाँ पर जो प्रतिनिधि बैठते हैं, तो प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या फिर समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति वहाँ पर बैठ सकता है। मतलब जनता द्वारा चुना जाएगा और फिर वहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पार्टी के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आ रहा समझ में? तो ये हमारे भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण होता है, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वहाँ पर जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें और जो विविध समूह होते हैं, विभिन्न समूह होते हैं, ठीक है। तो विभिन्न समूह के लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, फिर इसके बाद में नागरिक अधिकार आदि की गारंटी भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये सब लोकतंत्र के उद्देश्य होते हैं जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं। जैसे भारत में कानून का शासन है, नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सब लोकतंत्र से ही आज संभव हो पाया है। तो ये सब लोकतंत्र के उद्देश्य फ्रेंड जो आपको याद रखना है। अब देखिए फ्रेंड इसमें लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र के प्रकार देखिए इसमें तो पहला प्रकार होता है कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर। तो जनता और शासन के संपर्क के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। इसके बाद दूसरा है विचारधारा के आधार पर। अब विचारधारा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो विचारधारा के आधार पर उदारवादी या उदार लोकतंत्र और दूसरा होता है समाजवादी लोकतंत्र। तो ऐसे विचारधारा के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं जो आपको याद रखना है। इसमें 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के प्रकार बताइए, ठीक है।
इसके बाद फिर देखिए तीसरा प्रकार है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। तो यह 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है एक दलीय लोकतंत्र, दूसरा होता है 2 दलीय लोकतंत्र और तीसरा होता है बहुदलीय लोकतंत्र। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में अगला प्रकार होता है आर्थिक लोकतंत्र और फिर इसके बाद में लास्ट है नैतिक लोकतंत्र। तो ये इतने प्रकार हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें लोकतंत्र का पहला प्रकार जनता और शासन के संपर्क के आधार पर। तो इसमें पहला प्रकार होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो इसका सीधा सा अर्थ आप याद रखना कि जिस लोकतंत्र में जनता सीधे सीधे भाग लेती है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। तो इसमें जनता सीधे सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेती है, तो ऐसी प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था प्रचलित थी, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में इनमें किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सभी स्वतंत्र नागरिकों की बैठक होती थी। इसमें जो गुलाम होते थे, दास होते थे, उनको शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। और उसमें बहुमत के राय के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था, बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था। तो ऐसी प्रणाली को प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं। क्या हमारे विश्व में ऐसी प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है, तो हाँ है, आपको याद रखना होगा। तो यही प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली अभी भी विश्व में स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, जो आपको ध्यान रखना होगा। स्विट्जरलैंड जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है, जहां पर भारत का सबसे ज़्यादा काला धन जमा है, ठीक है। तो इस स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली प्रचलित है अभी भी, तो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हम देखते हैं कि जनता या लोग आपस में मिलकर ही निर्णय लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए उदाहरण, तो वहाँ के लोकतंत्र की 2 महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था होती है एक तो पहल इनिशिएटिव और दूसरा होता है जन्म संग्रह या परिप्रेक्षा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेफरेंडम, ठीक है। ये 2 व्यवस्थाओं को वहाँ पर अभी देखा जाता है स्विट्जरलैंड में। इसके बाद फिर आगे आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड को छोड़ दे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक और विशेष व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल सिस्टम। मतलब जो प्रतिनिधि होता है उसे वापस बुलाया जा सकता है, उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रणाली को वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं। तो यह भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शामिल किया गया है। और भारत में अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्थाएं लागू नहीं हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में चुनाव सुधारों को लेकर इस मामले को आगे बढ़ाया गया है और इस पक्ष में चलने वाले आंदोलनों ने कुछ ऐसी ही मांगे रखी है। वापस बुलाने का अधिकार भी हमारे भारत में धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो पंचायतें होती हैं, तो पंचायत में वापस बुलाने का अधिकार या रिकॉल सिस्टम, राइट टू रिकॉल सिस्टम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही उदाहरण है जो हमारे भारत में भी धीरे धीरे अब प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा देश है, तो आपको याद रखना होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर एग्जाम में पूछे क्या भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली की शुरुआत हुई है, तो उसका आंसर रहेगा हाँ, क्योंकि हम देखते हैं जो नगरीय स्वशासन होता है और हमारे जो ग्रामीण सरकार होती है अर्थात पंचायती राज होता है, उसमें भी इस रिकॉल सिस्टम या राइट टू रिकॉल सिस्टम को वापस बुलाने के अधिकार को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा कि वर्तमान समय में प्रत्येक देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली या प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। और किसी भी देश में जनसंख्या जब ज़्यादा होती है तो वहाँ पर संभव नहीं है कि सारे नागरिक एक साथ बैठकर निर्णय ले लें, यह संभव नहीं है,
ठीक है। इसीलिए फिर क्या होता है कि देश के संपूर्ण भूभाग को जनसंख्या की दृष्टि से कुछ हिस्सों में बांटा जाता है और प्रत्येक हिस्से की जनता अपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में भेजती है। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। हमारे भारत में भी इसी अप्रत्यक्ष प्रणाली को भी अपनाया गया है। इसके बाद प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होने के कारण इस प्रणाली को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए विचारधारा के आधार पर। अब विचारधारा के आधार पर इसका पहला प्रकार होता है उदार लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में लिबरल डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो आधुनिक काल में लोकतंत्र का विचार कुछ उदारवादी चिंतकों ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इसे उदार लोकतंत्र कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो इस लोकतंत्र का विचार कुछ उदारवादी चिंतकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसे उदारवादी लोकतंत्र या उदार लोकतंत्र कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है देखिए, तो उदारवादी विचारधारा का मूल अर्थ उस विचारधारा से है जो व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इस लोकतंत्र में क्या होता है, इस विचारधारा में क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति को और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो ऐसा लोकतंत्र कहाँ कहाँ पर प्रचलित है वर्तमान में, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देशों का लोकतंत्र भी उदार लोकतंत्र में ही शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये हुआ उदारवादी लोकतंत्र। अब इसके बाद में उदार लोकतंत्र देखिए आगे। और तो उदार लोकतंत्र का मूल विश्वास यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना विवेकशील होता है कि वह अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय ले सकता है। इस विचारधारा का यह मानना है। फिर इसके बाद में जो उदार लोकतंत्र होता है, तो उदार लोकतंत्र के लिए कुछ शर्त होती है। ठीक है। तो इसके लिए शर्त क्या होगी ये देखिए इसमें। इससे पहले हमने आपको उदारवादी लोकतंत्र का अर्थ बताया, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। 3 नंबर में उदारवादी लोकतंत्र का अर्थ पूछा जा सकता है और फिर 5 नंबर में उदारवादी लोकतंत्र का अर्थ और इससे संबंधित इसकी शर्त भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो देखिए इसकी शर्त क्या है, तो इसकी शर्त यह है कि इसमें एक से अधिक राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों की उपस्थिति होनी चाहिए। ये इसके लिए पहली शर्त है उदारवादी लोकतंत्र के लिए। फिर दूसरी शर्त यह है कि इसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। अब वयस्क नागरिक का तो मतलब समझते हैं, तो जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे वयस्क कहा जाता है। तो ऐसे वयस्क नागरिकों को मत अधिकार होना चाहिए, मतलब मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद फिर अगली शर्त यह है कि निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने चाहिए। इसके बाद फिर अगली शर्त है कि राजनीतिक पदों तथा अधिकारी तंत्र के पदों को मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए और वे किसी वर्ग विशेष के विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में? तो ये सब आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये उदारवादी लोकतंत्र के लिए शर्त है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार होता है। ठीक है। उसको फिर स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। तो स्वतंत्रताओं में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब उसके मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो उसे व्यक्त कर सके, उसे बता सके, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता, तो हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसके बाद जनसंचार। ठीक है। तो जनसंचार के साधनों पर सरकार का अनुचित दबाव एवं नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उन्हें कुछ सीमाओं के भीतर सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि विभिन्न हित समूहों और
दबाव समूहों को संगठित होने तथा अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की भी आज़ादी होनी चाहिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि न्यायपालिका स्वाधीन होना चाहिए, अर्थात उसे विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये उदारवादी लोकतंत्र की शर्त थी। अब इसके बाद देखिए समाजवादी लोकतंत्र। तो समाजवादी लोकतंत्र क्या है, तो देखिए इसे लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहते हैं और यह उदार लोकतंत्र से अलग होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए कि समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लाना चाहते थे, अर्थात समाज के आर्थिक संसाधनों का समान वितरण करना चाहते थे। तो समाजवाद है क्या, आपको याद रखना है कि जो आर्थिक संसाधन होते हैं तो आर्थिक संसाधनों का समान वितरण ही समाजवाद कहलाता है। ठीक है, तो समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी संसाधन समान रूप से प्राप्त हो, यही समाजवाद होता है। ठीक है, तो जो हमारे भारत में विचारक थे ये कहते हैं कि पहले क्या आना चाहिए, समाजवाद आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे भारत में ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी लोकतंत्र के प्रमुख समर्थकों में से एक थे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसे भारतीय राज्य व्यवस्था का उद्देश्य घोषित किया गया है। किसको, समाजवाद को या समाजवादी लोकतंत्र को। इसके बाद फिर पश्चिम में भी इससे मिलते जुलते कई आंदोलन हुए थे, जिसमें एडवर्ड बर्नस्टीन, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नाम आता है एडवर्ड बर्नस्टीन, इसका विकासात्मक समाजवाद। फिर इसके बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, फिर इसके बाद में एनी बेसेंट, इनका फेबियन समाजवाद। ठीक है, ये अत्यंत प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने या समाजवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो जो समाजवादी लोकतंत्र के विचारक हैं ये इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा तीनों के। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में समाजवादी लोकतंत्र के प्रमुख समर्थक का नाम बताइए, तो आपको याद रखना होगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए समाजवादी लोकतंत्र की मान्यताएं। तो जो समाजवादी लोकतंत्र होता है इसकी मान्यता कौन कौन से होती है, तो इससे संबंधित कुछ मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता यह है कि यदि उदार लोकतंत्र की प्रणाली तथा विधियों का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो वे सामाजिक व आर्थिक न्याय स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। ये इसकी पहली मान्यता है इस लोकतंत्र की। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आता है कि 2 या अधिक दलों की उपस्थिति या वयस्क मताधिकार, पारदर्शी निर्वाचन प्रणाली, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण होना चाहिए। ये इसका या इसकी दूसरी मान्यता है ये। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि आर्थिक समानता को लाना जरूरी है। ठीक है, आर्थिक समानता से अर्थ समझते हैं कि सभी के पास इतना आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो, अर्थात सभी की इतनी आय हो कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके, इसे कहते हैं आर्थिक समानता। ठीक है, तो आर्थिक समानता लाना जरूरी है, किंतु इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अधिक है। ये मार्क्सवादी के हिंसक क्रांति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। ठीक है, आर्थिक समानता तो हो परंतु शांतिपूर्ण तरीके से, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर समाजवादी लोकतंत्र के समर्थक लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है कि जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, वह राज्य लोकतांत्रिक, वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। इसके बाद फिर देखिए कि समाज के जो वर्ग वंचित हैं उनके लिए संरक्षणात्मक भेदभाव तथा सामाजिक न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब इसमें सामाजिक लोकतंत्र या समाजवादी लोकतंत्र की मान्यताएं फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। तो यह क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यदि 3 नंबर में पूछेगा तो पूछा जाएगा कि समाजवादी लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका अर्थ और इसकी मान्यताएं आपको लिखनी होगी।
ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार आता है राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर। तो राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार हमने आपको बताए थे, एक दलीय लोकतंत्र, 2 दलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार देखिए इसमें एक दलीय लोकतंत्र, ठीक है। इसमें एक ही दल का प्रभुत्व होता है, इसलिए इसको एक दलीय लोकतंत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर साधारणतः इसके 2 रूप दिखाई पड़ते हैं। तो पहला रूप देखिए इसका, तो पहला रूप यह है कि जिसमें संविधान के स्तर पर एक ही दल को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। और ऐसा ही हमको विश्व में भूतपूर्व सोवियत संघ अर्थात वर्तमान में जो रूस है, ठीक है, तो भूतपूर्व सोवियत संघ सहित अधिकांश जो साम्यवादी देश हैं वहां पर यह प्रणाली हमें दिखाई देती है। इसके बाद इन व्यवस्थाओं में साम्यवादी दल मतलब कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र दल होता है और नागरिकों को उससे पृथक मतलब उससे अलग कोई दल बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि अन्य दल इसमें होते भी हैं तो इसी शर्त के साथ कि वे साम्यवादी दल का नेतृत्व करेंगे और इस साम्यवादी दल के अधीन रहकर कार्य करेंगे। ऐसी व्यवस्था वर्तमान में कहां पर है? तो ऐसी व्यवस्था वर्तमान में चीन में है, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये होती है एक दलीय लोकतंत्र प्रणाली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे इसका दूसरा रूप। तो पहला रूप हमने आपको बताया और दूसरा रूप इसका क्या होता है? तो दूसरा रूप यह होता है कि जिसमें सैद्धांतिक तौर पर तो कई दल होते हैं किंतु व्यावहारिक तौर पर ही एक दल लगातार सत्ता में बना रहता है। तो ये इसका दूसरा रूप होता है और इस प्रणाली को एक दल प्रधान प्रणाली कहते हैं, वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम जिसको कहा जाता है। और भारतीय राजनीति में आज़ादी के बाद से 1977 तक 1977 तक केंद्र सरकार में जिस तरह कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा है वह एक दल प्रधान प्रणाली का ही उदाहरण था। और इसी आधार पर हम देखें तो मैक्सिको होता है, तो मैक्सिको की राजनीति में भी ऐसी ही प्रवृत्ति या ऐसी ही प्रणाली हमें दिखाई देती है। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ये इसके 2 रूप होते हैं एक दलीय लोकतंत्र प्रणाली के। अब इसके बाद देखिए 2 दलीय प्रणाली या द्विदलीय प्रणाली। तो द्विदलीय प्रणाली का अर्थ क्या होता है? मतलब 2 दल होते हैं जहां पर, ठीक है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें 2 राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है या 2 दल इसमें प्रधान होते हैं। ऐसी लोकतंत्र प्रणाली को द्विदलीय लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि संविधान के स्तर पर ऐसी प्रणालियों में 2 ही दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है। वहां अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं किंतु व्यावहारिक तौर पर देखा जाए या व्यावहारिक स्तर पर देखा जाए तो शेष दलों का महत्व न के बराबर होता है। और प्रभावी तौर पर देखा जाए तो सत्ता में 2 ही दल होते हैं या फिर सत्ता उन दोनों दलों के पास ही बनी रहती है। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटिश प्रणाली उदाहरण है इसका, ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली इसका उदाहरण है। वहाँ पिछले लंबे समय से देखें तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी रहती है। जैसे अगर एक बार लेबर पार्टी की सरकार आएगी तो हो सकता है आने वाले समय में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बने, फिर कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो उसके बाद फिर लेबर पार्टी सत्ता में आती है। तो ऐसे 2 ही पार्टी का प्रभुत्व होता है। अमेरिका में भी जो राजनीतिक दल हैं तो अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की प्रधानता है, 2 ही दल है वहाँ पर भी। तो कौन से? डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा होता है रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। ऐसे 2 पार्टी यहाँ पर होती है, 2 दल होते हैं जो सत्ता में बारी बारी से आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है इसको द्विदलीय प्रणाली या द्विदलीय लोकतंत्र के नाम से हम जानते हैं, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें बहुदलीय लोकतंत्र। अब बहुदलीय का अर्थ क्या हो जाता है कि बहुत सारे दल होते हैं। तो जिस देश में या बहुत से दल जहाँ पर कार्य करते हैं या फिर संसद में बैठते हैं, विधायिका में रहते हैं, तो उसे बहुदलीय लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। तो इसको देखिए फिर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो इसमें 2 से अधिक राजनीतिक दल
बहुमत प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं या संघर्षरत रहते हैं, ऐसे प्रणाली को बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली कहते हैं। और आमतौर पर इनमें से दो ही, आपको याद रखना है कि आमतौर पर इनमें से दो ही दल ज़्यादा प्रभावी हो और व्यवहारिक स्तर पर यह प्रणाली द्विदलीय प्रणाली की तरह कार्य करे, किंतु इसमें शेष दल इतने कमज़ोर नहीं होते कि उन्हें महत्वहीन मान लिया जाए। आ रहा समझ में? उदाहरण के लिए जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, फ्रांस है और इटली है। ठीक है, ये बहुदलीय लोकतंत्र वाले देश हैं, मतलब बहुत सारे दल यहाँ पर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर भारत के संविधान निर्माताओं ने भी क्षेत्रीय तथा भाषाई विविधता को देखते हुए इसी प्रणाली को चुना था और इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे दल कार्य करते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम पार्टियां हमारे भारत में कार्य कर रही है। ठीक है, तो जिस देश में बहुत सारे दल या बहुत सारे राजनीतिक दल बहुमत प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, संघर्षरत रहते हैं, ऐसे प्रणाली को, ऐसे लोकतंत्र को बहुदलीय लोकतंत्र कहते हैं। ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यह आंसर इस प्रकार से लिखना होगा जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए लोकतंत्र का अगला प्रकार आर्थिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें कि वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। तो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के आधार पर या अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में इसे आर्थिक लोकतंत्र भी हम कहते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न था या विपरीत था। ठीक है, तो ये आर्थिक लोकतंत्र है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है नैतिक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो नैतिक दृष्टिकोण होता है, नैतिक विचारधारा होती है, उसी को ही नैतिक लोकतंत्र हम कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का या विचारों का व्यवहारिक रूप होता है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। और इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 या 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नारे के रूप में हुई थी। ठीक है, तो ये ऐसा होता है नैतिक लोकतंत्र फ्रेंड। तो इनसे 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। इस टॉपिक से लोकतंत्र से आपसे 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन या 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11 नंबर में अगर पूछेगा तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमने आपको बताया है ये फिर आपको 11 नंबर में लिखना होगा। 3 नंबर में अलग अलग इनसे पूछा जा सकता है, 5 नंबर में इनसे अलग अलग क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।